हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सुकून को रोता देख कार्तिक ने उसे सीने से लगाकर चुप कराते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ प्रिंसेस, तुम जानती हो ना अरमान दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता है पर तुम्हें नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे अलावा अरमान ने कभी किसी की केयर नहीं की, हो सकता है उसने गुस्से से ये सब कह दिया है, इसलिए तुम अब रोना बंद करो। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने आंसू भरी आंखों से कार्तिक की तरफ देखकर कहा, आप सच कह रहे हो ना भाई। कार्तिक ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर उसने आज तुमसे ये सब कह भी दिया है तो मेरी बात याद रखो प्रिंसेस, वह खुद तुम्हारे पास आएगा क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कार्तिक की बात सुनकर सुकून का रोना कम हो गया, फिर भी उसके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि वह जानती थी उसने आज अपने मिस्टर हैंडसम को काफी बुरे और कड़वे शब्द कह दिए हैं जो कि वो कभी नहीं कहती। अगर उसे गुस्सा नहीं आया होता तो पर इसमें गलती भी तो अरमान की थी। अरमान को क्या जरूरत थी शादी के लिए इस तरह से मना करने की, जबकि वह जानता था कि सुकून ने ये कदम क्यों उठाना चाहा, क्योंकि सुकून अब अरमान को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। सुकून ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया हमें वापस मुंबई जाना है। हमें पता है मिस्टर हैंडसम हमसे गुस्सा होकर वही गए होंगे। और मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, हम अच्छे से जानते हैं उन्हें। कार्तिक ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन किया और पूछा, अरमान कहाँ है। उधर से अरमान के बॉडीगार्ड ने कहा, सर अरमान सर मुंबई के लिए निकल गए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कार्तिक ने फोन रख दिया और सुकून की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। कुछ देर बाद कार्तिक और पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वह सब लोग कपूर फैमिली के प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए निकल गए। उनके साथ अर्जुन, मानिक और आरव भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से सुकून सीधा राठौर फैमिली के साथ उनके घर चली गई क्योंकि उसे अपने मिस्टर हैंडसम को मनाना भी था। इस वक्त शाम के 6 बजे बज गए थे जब राठौर परिवार घर पर पहुंचा। तब घर पूरी तरह से खाली था क्योंकि सभी लोग बाहर से अभी अभी आ रहे थे। सुकून ने धीरे से रामू काका से कहा, रामू काका मिस्टर हैंडसम घर पर है क्या। रामू काका ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, सुकून बेबी सर तो अभी अभी बाहर चले गए। ये सुनकर सुकून का चेहरा उतर गया पर फिर भी उसने रामू काका की तरफ देखकर उनको एक फीकी सी मुस्कुराहट दे दी और सीधा अरमान के कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद उसने कमरे को चारों तरफ से देखा। कमरे में उसे अरमान के परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो कि पूरे 3 महीने बाद इस कमरे में महसूस कर रही थी। अब उसे यह कमरे की तरह लग रहा था, वरना 3 महीनों तक उसे यह कमरा खाने के लिए दौड़ता था। सुकून धड़ाम से पीठ के बल बेड पर लेट गई। उसने सीलिंग को घूरते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर हैंडसम, हम जानते हैं हमने अपनी जिद के चलते आपको बहुत कुछ सुना दिया और आप बहुत ज्यादा हट भी हुए होंगे, पर अब आपकी एंजल आपको मना कर रहेगी क्योंकि हम आपका गुस्सा झेल सकते हैं पर आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना सोचकर सुकून मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान एक अंधेरे कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने 3 लोग गर्दन झुकाकर बैठे हुए थे। बॉडीगार्ड ने उन्हें कसके पकड़ा हुआ था। अरमान ने अपने हाथ में पकड़ी गन को घुमाते हुए कहा, अब तुम सब लोग अपना मुंह खुद खोलोगे या फिर 6 की 6 गोलियां तुम सबके सीने में उतार दूं। उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरमान राठौर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तो कभी उन लड़कियों का पता नहीं लगा पाएगा, उन सभी को कोठे पर ही बिकना होगा। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि अरमान ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से उसको फायर कर दिया। अरमान का निशाना सीधा उसके माथे पर था और वह आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसे देखकर बाकी दोनों आदमियों के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। तभी अरमान ने अपने हाथ में पकड़ी गन पर फूंक मारते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना मुंह खुद खोलोगे या फिर। उसने इतना ही कहा था कि दूसरे आदमी ने डरते हुए कहा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं तुम्हारी बहन।
है ना, मैं उसे भी उसी जगह पर भेज दूंगा जहां पर तुम लोगों की वजह से 2000 लड़कियां पहुंचने वाली है। अरमान की बात सुनकर वह आदमी बुरी तरह से कांपने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात करने की? अरमान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, बात जब तुम्हारी बहन पर बात आई तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और जिन लड़कियों को तुम लोगों ने अगवा किया है और उन्हें कोठे पर बेचने के लिए लेकर जाने वाले हो, उन लड़कियों का क्या? क्या वह किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? खुद के रिश्तों के लिए तुम लोग इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो और दूसरों के रिश्तों को तुम लोग कुछ नहीं समझते। अभी भी वक्त है, अपने मुंह से बता दो, वरना तुम्हारे परिवार की औरतें भी तुम्हें वही सब काम करती मिलेंगी जो काम तुम लोगों द्वारा किडनैप की गई लड़कियां कर रही होंगी। अरमान की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तभी एक आदमी ने धीरे से कहा, अगर हमने तुम्हें बता भी दिया तो वह हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अरमान ने कहा, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कर दूंगा। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, मरने से पहले कुछ अच्छे काम करके जाओ। जिन लड़कियों की जिंदगी तुम दोनों बर्बाद करने वाले हैं थे, उनके बारे में मुझे जल्दी से बता दो, वरना। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। तभी दूसरे आदमी ने डरते हुए कहा, उन सभी लड़कियों को मुंबई के अंडरग्राउंड बने एक क्लब में बेसमेंट में रखा गया है, जिन्हें सैटरडे नाइट को यहां से दिल्ली रवाना किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली से साउथ अफ्रीका। उस आदमी की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को घुमाते हुए, अब तुम्हारा काम खत्म, इतना कहकर उसने दोनों के सर पर शूट कर दिया। कुछ ही देर में अरमान ने अपने हाथ में अपना ब्लेजर उठाया और उस कमरे से बाहर निकल गया। अरमान सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। अब तक उसे भी पता चल गया था कि सुकून और सभी लोग मुंबई आ चुके हैं। अरमान सीधा राठौड़ मैंशन जा रहा था। कुछ देर बाद राठौड़ मैंशन के बाहर अरमान की कार आकर रुकी। अरमान कार से बाहर निकलकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों को उसने इस तरह से इग्नोर किया जैसे उसने किसी को देखा ही ना हो। सभी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि अरमान ऐसा ही है। उल्टा उन सभी लोगों ने अरमान के इस बिहेवियर को 3 महीने तक मिस किया था। वही अरमान ने जैसे ही कमरे में अपने कदम रखे, वह हैरान हो गया, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था और कमरे से उसे परफ्यूम की मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। अरमान ने धीरे से स्विच ऑन किया और लाइट शुरू करते ही कमरे का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि कमरे में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी और कैंडल लगी हुई थी। तभी किसी की पायल की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरमान का ध्यान धीरे से पायल की आवाज की दिशा में गया। उसने देखा क्लोजेट रूम के बाहर सुकून खड़ी थी। सुकून को देखकर अरमान की सांस थमने लगी। सुकून ने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, डीप स्लीवलेस ब्लाउज जो कि उसकी गोरी बॉडी पर काफी खिल रहा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, हाथों में लाल कलर की चूड़ियां। अगर उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता तो वह एक नई नवेली दुल्हन लगती। अरमान सुकून को देखकर अपना गुस्सा, नाराजगी सब कुछ भूलकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वही अरमान के रिएक्शन को देखकर सुकून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे अपने कदम अरमान की तरफ बढ़ाने लगी। अरमान अपनी जगह पर खड़ा होकर लगातार उनको देखा था। तभी अरमान को महसूस हुआ कि सुकून उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरमान को ध्यान आया कि वह सुकून से गुस्सा है, इसलिए उसने सुकून को साइड में किया और अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाने का था। तभी सुकून ने पीछे से आकर उसे कस के गले लगा दिया। सुकून के दोनों हाथ इस वक्त अरमान के चेस्ट पर थे, जिन्हें वह हल्के हल्के मूव कर रही थी, जिस वजह से अरमान की धड़कन अपने आप बढ़ रहे थे। पहले ही वह सुकून को देखकर मदहोश हो चुका था और अब सुकून की यह हरकत उसका खुद पर से काबू होने को मजबूर कर रही थी।
पर फिर भी अरमान ने खुद को कंट्रोल किया और सुकून को फिर से खुद से अलग करने की कोशिश की। तभी सुकून ने धीरे से अरमान के सामने आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, प्लीज मिस्टर हैंडसम, हमें माफ कर दीजिए। अरमान ने सुकून को घूर कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें आजादी भी तो जियो, अपनी जिंदगी खुलकर। मेरे जैसे हिटलर के पास आ रही हो जो तुम्हें कठपुतली बनाकर घुमाता है। अरमान की बात सुनकर सुकून की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भले ही अरमान उस पर अपनी मर्जी चलाता था, पर सुकून से उसका कंट्रोल करना नहीं बल्कि प्यार मानती थी वह। तो गुस्से में सुकून के मुंह से ये सब निकल गया था, पर अब यही सब अरमान के मुंह से सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पर उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से अरमान को धक्का दे दिया। अरमान इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह सीधा बेड पर गिर गया। उसने घूरकर सुकून को देखा। इससे पहले कि अरमान कुछ करता है या कहता, सुकून ने धीरे से साइड टेबल पर रखा हुआ म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और अरमान की तरफ देखकर काफी सेडिक्टिव तरीके से डांस करने लगी। मनवा लगे रे सॉन्ग। सुकून के डांस करते हुए काफी सेड्यूसिंग लग रही थी। उसका डांस का हर एक मूव किसी प्रोफेशनल की तरह था। अरमान ना चाहते हुए भी सुकून से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अरमान बिना पलके झपकाए सुकून को देख रहा था। सुकून डांस करते हुए कभी अरमान के सीने पर हाथ फेरती तो कभी उसके गाल पर। अब अरमान पूरी तरह से सेड्यूस हो चुका था, जो कि सुकून का एक प्लान था। अब अरमान पूरी तरह से खुद को हॉट फील कर रहा था। अरमान ने झटके से सुकून का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे घूरते हुए कहने लगा, काफी अच्छी प्लानिंग की थी तुमने मुझे सेड्यूस करने की एंजल। वैसे तुम सब कब सीख गई यह सब? अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा। सुकून ने मुस्कुराते हुए अरमान के गाल पर उंगली चलाते हुए कहा, वो तो हमें सीखना ही पड़ा, वो क्या करे ना हमारे मिस्टर हैंडसम, हमसे गुस्सा जो थे। इतना कहकर वह प्यार से अरमान को देखने लगी। उसने अपने दोनों बाहें को अरमान के गले में डाल दिया था। अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, तो अब इसका नतीजा भी तुम भुगतो। इतना कहकर अरमान ने अपने होंठ सुकून के होठों पर रखे और उसे काफी पैशनेटली चुंबन का चिन्ह करने लगा। सुकून को खुद से दूर करने की बजाय उसी तरह से खुद भी अरमान को किस कर रही थी। दोनों काफी अग्रेसिव होकर एक दूसरे को चूम रहे थे। अरमान का हाथ सुकून की पूरी बॉडी पर फिर रहा था, जिस वजह से सुकून के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरमान ने धीरे से सुकून को पलटा और उसके ब्लाउज की डोरी को दांतों से खोलने लगा। अरमान लगातार उसकी पीठ पर किस और बाइट कर रहा था। सुकून ने कसके अपनी मुट्ठी में चादर को पकड़ा हुआ था। उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी, पर वह इस मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी। अरमान ने धीरे से उसकी डोरी को खोल दिया और अपने दांतों से उसके गहुक को भी। सुकून को फिर से अरमान ने अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम बहुत पछताओगे एंजल। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्यार में मैं जिंदगी भर पछताने के लिए तैयार हूँ। अरमान ने झटके से सुकून के ब्लाउज को निकाल कर फेंक दिया। सुकून ने अंदर कुछ नहीं पहना था, इसलिए वह अब अरमान के सामने ऊपर से नेकेड थी। अरमान ने सुकून की गोरी ब्रास्ट को देखा, जो कि उसे खुद की तरफ इनविटेशन दे रही थी। अरमान ने अपने होठों को उसकी चेस्ट पर फिर आना शुरू कर दिया। अरमान एक चेस्ट को अपने मुंह में लेकर शक कर रहा था और दूसरे को अपने हाथों से मसल रहा था। सुकून अपने निचले होंठ को काटते हुए सिसकियां ले रही थी। पूरी कमरे का माहौल काफी रोमांटिक हो चुका था। अभी भी लाइट ऑन थी, जिससे अरमान सुकून की बॉडी को अच्छे से देख सकता था। सुकून ने कसके अरमान के बालों को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और वह खुद की सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान काफी वाइल्ड था। काफी देर तक सुकून के चेस्ट पर किस और वाइट करने के बाद अरमान धीरे धीरे नीचे आने लगा। उसने सुकून की साड़ी की प्लेट्स को भी खींचकर निकाल दिया। अब सुकून की साड़ी कोने में पड़ी हुई थी। अरमान ने सुकून को नीचे से भी नेकेड कर दिया था।
और उसके लेग्स के बीच उसे लगातार चूम रहा था। सुकून की हालत और खराब हो रही थी। अरमान काफी ज्यादा उसे तड़पा रहा था। सुकून ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, मिस्टर हैंडसम प्लीज। अरमान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें सजा मिल रही है एंजल, तो अपनी सजा को एंजॉय करो। इतना कहकर अरमान उसे उस जगह पर और वाइट करने लगा। सुकून रही थी पर अरमान ने उसके पैरों को भी पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अपने पैर को पटक नहीं पा रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और वह दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। अब सुकून अरमान के ऊपर बैठी हुई उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रही थी। अरमान उसकी तरफ देखा कर मुस्कुरा रहा था। अरमान ने कहा, तो अब चलो शुरू हो जाओ। सुकून ने मुंह बनाकर वहां, अब हम थक गए हैं। अरमान ने कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, इसे पूरी करो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरमान की बात सुनकर सुकून अरमान को प्लेजर फील करवाने लगी। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। तभी अरमान ने फिर से सुकून को अपनी नीचे पलटा और उसकी चेस्ट पर फिर से किस और बाइट करने लगा। सुकून ने थकी हुई आवाज में कहा, अब हम थक गए हैं मिस्टर हैंडसम। अरमान ने कहा, पर अभी तक मेरा मन नहीं भरा। इतना कहकर अरमान फिर से सुकून के साथ वाइल्ड बिहेव कर ही लगा। अरमान ने सुकून की चेस्ट से लेकर उसकी लोअर बॉडी तक निशान दे दिए थे। सुकून का गोरा गोरा बदन इस वक्त हजारों निशानों से भरा हुआ था। अरमान एक एक करके उन सभी पर किस कर रहा था। सुकून का चेहरा दर्द के कारण लाल हो गया था, पर वह इस बात से खुश थी कि अब अरमान की नाराजगी दूर हो गई है। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी एंजल। सुकून ने आंसू भरी आंखों से अरमान की तरफ देखते हुए कहा, आप हमसे गुस्सा भी कर लो, हम पर अपनी मर्जी पर चला लो, पर कभी यह मत कहना कि हम आपसे अलग हो जाए, क्योंकि सुकून का अस्तित्व ही आपसे है, आपके बिना हम कुछ नहीं है। अरमान ने उसके होठों पर उंगली पर आते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी एंजल हो और मेरा तुमसे अस्तित्व है, तुम्हारा मुझसे नहीं। हमेशा मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा कामयाब देखना चाहता हूँ एंजल। सुकून ने कहा, पर हम हमेशा आपको अपने आगे देखना चाहते हैं। अरमान ने आगे कुछ नहीं कहा और सुकून के माथे पर किस करके उसके बगल में लेट गया। दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। सुकून ने धीरे से अरमान की तरफ देखते हुए कहा, हम आपसे कुछ पूछे। अरमान ने बस हम में जवाब दिया। सुकून ने कहा, आप हमसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। सुकून का सवाल सुनकर अरमान उसकी तरफ देखने लगा। सुकून अरमान की तरफ देख रही थी और अपने जवाब का इंतजार कर रही थी। अरमान ने गहरी सांस ली और सुकून को फिर से पलटकर अपने नीचे करके उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर से अपने होठों को उसने सुकून के होठों पर रख दिया और प्यार से चूमने लगा। सुकून ने अरमान का विरोध नहीं किया, पर वो अरमान को खुद को किस नहीं कर रही थी। काफी देर तक सुकून को किस करने के बाद अरमान ने सुकून को छोड़ा और उसके बगल में आकर लेट गया। सुकून में फिर से वही सवाल दोहराया, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया मिस्टर हैंडसम। अरमान ने सुकून की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसके जवाब को जानने के लिए क्यूरोसिटी नजर आ रही थी। अरमान ने प्यार से सुकून के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं। आई नो एंजल की सारी गलती मेरी है, फिर भी आपसे गुस्सा होकर मैं आ गया, जबकि आपको मुझसे गुस्सा होना चाहिए था। आपको कभी कभी यह भी लगता होगा कि हमेशा हमारे रिश्ते को बैलेंस आप करके चलती है और मैं हमेशा आप पर गुस्सा होकर कहीं चला जाता हूँ। पर एंजल, मेरे गुस्सा होने का कारण यह नहीं था आपको जानना है ना मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो सुनिए, इतना कहकर अरमान ने सुकून का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आप जानती हैं बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा एक चीज के लिए तरसा हूँ, सुकून। पर जब आप मेरी जिंदगी में आए तब से मुझे सुकून नसीब हुआ। आपका सिर्फ नाम ही सुकून नहीं है, आप मेरी जिंदगी में सच में सुकून बनकर आई हो। बचपन में ही मैं बड़ा बन गया था, जीने की चाह नहीं थी, बस जिंदगी काटने के लिए जी रहा था।
पर आपसे मिलने के बाद मैं जीना चाहता था हमेशा आपके साथ। आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट, आपकी हंसी मेरे जीने की वजह थी। हमेशा बचपन से लेकर आज तक आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, जो कि मैंने किया अभी। पर शायद आपको मेरा खुद को इस तरह से प्रोटेक्ट करना, खुद को कंट्रोल करना लग रहा था। एंजल, आपको क्या लगता है? मैं आपको खुलकर जीने नहीं देना चाहता, सब कुछ करने देना चाहता हूँ, पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह है आपकी सेफ्टी। आप ये कहती है कि मैं अपने जलन की वजह से आपको कभी किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं करने देना चाहता, तो सुनिए मेरी बात, जो भी लड़का आपसे दोस्ती करेगा वह खुद को आपकी तरफ अट्रैक्ट किए बिना नहीं रह सकता। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना तो आरव के बारे में ही सोच लीजिए। आरव भी आपसे प्यार करता है, ये बात आप जानती है ना? अरमान की बात सुनकर सुकून का चेहरा झुक गया। उसने कहा, हम इस सब की बात नहीं कर रहे मिस्टर हैंडसम, हमने गुस्से में वह सब आपसे कह दिया था। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। अरमान ने कहा, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इसलिए मैं हमेशा आपको लड़कों से दूर रखता हूँ, क्योंकि आप वो कोहिनूर है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। आप भी बेसकीमती है, इसलिए मैं आपको हमेशा दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना चाहता हूँ। आप मेरी जिंदगी हो एंजल, और हमारे हजारों दुश्मन हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि वह कब अरमान राठौड़ की कमजोरी ढूंढ कर उसे कमजोर कर सके। पर मैं आपको अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। और आप शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है एंजल, आप शादी इसलिए करना चाहती है ताकि मैं आगे से आपको छोड़कर ना जाऊँ। यह एक तरह की सिक्योरिटी की तरह आप ले रही है, जबकि अभी आप सिर्फ 18 साल की है। आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच रही हैं। आप शादी के लिए मेंटली तैयार नहीं है, बल्कि शादी इसलिए करना चाहती है ताकि मैं हमेशा आपके पास रहूं। पर एंगल, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे तब शादी करें जब आप खुद शादी के लिए तैयार हो, और अभी आप सिर्फ 18 साल की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नाम के बिना खुद का एक ऐसा नाम बना ले कि आपको कभी मेरे नाम की जरूरत ना पड़े। आपकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी हो जिसे दुनिया आपको पहचाने। मैं आपको हमेशा खुद से भी ज्यादा सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहता हूँ, कि मैं प्राउड से सबसे कह सकूं कि आप मेरी हो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया आपके नाम से मुझे पहचाने, ना कि मेरे नाम से। मैं आपको सुकून राठौड़ की तरह कामयाब होता नहीं देखना चाहता, मैं आपको सुकून कपूर की तरह कामयाब होता देखना चाहता हूं, जो कि कामयाब होने के बाद अरमान राठौड़ की होगी। क्योंकि दुनिया तब यह नहीं कह सकेगी कि आपकी कामयाबी में अरमान राठौड़ का हाथ है, बल्कि दुनिया ये कहेगी कि अरमान राठौड़ और सुकून कपूर दो कामयाब लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अरमान की बात सुनकर सुकून की आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। सुकून ने आगे बढ़कर अरमान के माथे पर किस करते हुए कहा, आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं मिस्टर हैंडसम। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि हर एक आदमी अपनी बीवी को खुद से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, जिससे उसके मेल ईगो को ठेस ना पहुंचे। पर आप सबसे अलग हैं। अरमान ने कहा, मैं सबसे अलग नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है, क्योंकि हर औरत को एक आदमी से हमेशा आगे ही रहना चाहिए। सुकून ने अरमान के गले में अपनी दोनों बाहर डालते हुए कहा, पर मिस्टर हैंडसम, शादी के बाद भी तो हम अपने करियर को बना सकते हैं, अपनी अलग पहचान बना सकते हैं ना? अरमान ने कहा, बिल्कुल, पर चाहे उसने आपकी खुद की ही मेहनत करना हो, लोग यही कहेंगे कि उसमें मैंने आपकी हेल्प की है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप खुद के दम पर खुद को इस काबिल बनाए कि लोग आपको इज्जत की नज़रों से देखें, जितनी इज्जत में लोगों की नज़रों में खुद के लिए देखता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा इज्जत आपके लिए देखनी है। सुकून ने कहा, पर अगर हमने शादी कर ली तो क्या प्रॉब्लम है? अरमान ने कहा, अभी आप छोटी हैं, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, कम से कम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक तो बिल्कुल नहीं। अरमान की बात सुनकर सुकून का मुंह बन गया, उसने मुंह फुलाते हो, ठीक है। अरमान ने सुकून को गले लगाकर उसके माथे पर हो, और ठीक है, अब जल्दी से चलिए नीचे, सब लोग हमारा डिनर पर इंतजार कर रहे होंगे।
सुकून ने घड़ी में टाइम देखा, इस वक्त रात के 9 बजे बज गए थे। सुकून ने हैरानी से कहा, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरमान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ, आपको सच में लगता है 9 बजे तक इंतजार कर रहे होंगे? सुकून ने कहा, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अरमान ने कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि सच में आपके पास दिमाग है भी या नहीं। अरमान की बात सुनकर सुकून का चेहरा गुस्से से फूल गया। उसने अरमान के सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हैं। अरमान ने कहा, वह आप मुझे हमेशा बताती है, इसलिए चलिए अब जल्दी से, आपको भूख लगी होगी। सुकून ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद उन्होंने वापस से कपड़े पहने और अरमान सुकून को गोद में लेकर नीचे ले आए। लिविंग रूम में ऐसे वक्त कोई मौजूद नहीं था। रात के 9:30 बज गए थे और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। अरमान सुकून को गोद में लेकर डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठ गया। नौकर ने पहले ही उनके लिए डिनर दिया था। सुकून चुपचाप अरमान के हाथों से डिनर कर रही थी। अरमान ने उसे भी डिनर कराया और खुद भी डिनर करके उसे गोद में लेकर वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में सो गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के फेमस क्लब में, जहां चारों तरफ अमीर घरों के बिगड़े लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ जमकर डांस कर रहे थे और ड्रिंक भी, एक लड़का जिसकी उम्र 21-22 साल होगी, ड्रिंक काउंटर पर बैठकर लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। तभी उसके कंधे पर एक लड़के ने हाथ रखते हुए कहा, कितना पिएगा आरव? आरव वह लड़का कोई और नहीं आरव था, जो कि काफी देर से क्लब में लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसकी पीठ पर हाथ रखने वाला लड़का मानिक था। मानिक की बात सुनकर आरव ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या करूं, ये दिल का दर्द कम ही नहीं होता, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, उसे इससे निकाल ही नहीं पा रहा हूं। देखो, ड्रिंक पीने के बाद में थोड़ी देर के लिए उसे भूल गया था, इसलिए अब मैं ड्रिंक कर रहा हूं। आरव की बात सुनकर मानिक ने उदासी भरी आवाज में कहा, ये तो खुद की क्या हालत बना रहा है। जो चीज तेरे नसीब में ही नहीं है, उसके लिए तो क्यों खुद को इस तरह से तकलीफ दे रहा है? मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई एक दिन मजनू बन जाएगा। तो समझने की कोशिश करें, हो सकता है भगवान ने तेरी किस्मत में कोई और लिखी हो। मानिक की बात सुनकर आरव ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, उन्होंने मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द लिखा है, कुछ और नहीं, सिर्फ दर्द, वरना मुझे उसी लड़की से प्यार क्यों होता जो कभी मेरी नहीं हो सकती। पहली बार किसी को दिल से चाहा, पर वह भी किसी और की चाहत निकली। तुझे पता है, जब आपको पता हो कि आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है, तब कितना दर्द होता है। एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा दर्द भरा होता है। मानिक, आरव ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए कहा। मानिक ने गुस्से से आरव के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीनते हुए कहा, बहुत हो गया तेरा, तू अभी तक कितनी ज्यादा ड्रिंक कर चुका है, तबीयत खराब करनी है क्या? आरव ने बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहा, प्लीज पीने देना, इसे पीकर सब कुछ अच्छा लगता है, सारे गम भूल जाते हैं। आरव की बात सुनकर मानिक ने लगभग उसे डांटते हुए कहा, अब बहुत हो गया, अगर तूने शराब पीनी बंद नहीं की तो मैं आंटी को तेरे बारे में बता दूंगा, फिर जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तू खुद होगा। मानिक की बात सुनकर आ रहे उन्हें बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तुम बहुत बुरे हो। मानिक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अगर बुरा भी हूँ तो भी ठीक है, पर मैं तुझे अब और शराब नहीं पीने दूंगा, अब चल घर चलते हैं। आरव ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इतना कहकर उसने स्टेज की तरफ देखा, जहाँ पर कई सारे लड़के लड़कियां नशे में धुत होकर डांस कर रहे थे। आरव लड़खड़ाते हुए स्टेज की तरफ जाने लगा। मानिक ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह जबरदस्ती स्टेज पर चढ़ गया। उसे देखकर लड़कियां खुश होने लगी, क्योंकि वह काफी हैंडसम लग रहा था। ऊपर से शराब पीने के कारण उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था।
मानिक हैरानी से आरव को देख रहा था। वही स्टेज पर इंग्लिश सॉन्ग लगे हुए थे और आरव भी बाकी सभी लड़के लड़कियों के साथ मजे से खुशी से कूदते हुए डांस कर रहा था। ज्यादा नशे में होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़कियां से चिपक चिपक कर डांस कर रही थी और वह भी उनका पूरा साथ दे रहा था। मानिक ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, क्या ये सच में मेरा बाल ब्रह्मचारी भाई है जो आज इतनी अश्लील हरकतें कर रहा है। इतना कहकर उसने आरव की तरफ देखा जो एक लड़की को कमर से पकड़कर उसके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। तभी किसी ने पीछे से कहा, मानिक, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक ने पीछे पलटकर देखा तो अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर मांगने के लिए शांति से कहा, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं परेशान हो चुका हूँ इस पागल से। जब से आया है लगातार ड्रिंक कर रहा है और आप जब मैंने बहुत मुश्किल से इसे रोका है तो ये वहां पर जाकर नाचने लग गया। अर्जुन ने स्टेज की तरफ देखा जहां पर आरव डांस कर रहा था। अर्जुन ने कहा, करने दे उसे, जो करना चाहता है, आखिर दिल टूटा है उस बेचारे का। मानिक ने कहा, इसीलिए तो अभी तो कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए ही सही वह अपनी सभी दर्द को भूल जाए। काफी देर तक आरव स्टेज पर डांस करता रहा। जब मानिक और अर्जुन को लगा कि अब आरव को उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए तब दोनों जबरदस्ती आरव को स्टेज से उतारने लगे। आरव जाने को तैयार तो नहीं था पर उन दोनों ने जबरदस्ती उसे खींचते हुए स्टेज से उतारा और क्लब के बाहर चले गए। आरव लगातार यही बड़बड़ा रहा था कि क्यों उसके साथ यही हुआ, सुकून क्यों उसकी नहीं हो सकती। उसकी बातें सुनकर मानिक ने चिढ़ाते हुए कहा, अब तू यह पागल मजनू बनना बंद कर दे क्योंकि जो तेरे नसीब में नहीं उसके लिए तू खुद को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। और वो हमेशा से अरमान राठौड़ से प्यार करती है, बचपन से समझ रहा है तू, बचपन से वो दोनों बचपन से एक दूसरे के हो चुके हैं तो तेरा कोई चांस ही नहीं है। इसलिए अब तू ये सब भूल, भगवान ने तेरे लिए भी किसी को बनाया होगा जो सही टाइम आने पर तुझे मिल जाएगी। इतना कहकर उन्होंने जबरदस्ती आरव को बिठाया और उसे लेकर मानिक के घर चले गए क्योंकि आरव काफी ड्रंक था। मित्तल मेंशन में इस वक्त वीरा के कमरे में वीरा, रिद्धि और सिद्धि तीनों बैठी हुई थी। तीनों के दिमाग में आदित्य, अंश और वंश का ही ख्याल था। वीरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कुछ भी कहो यार, बंदा हॉट बड़ा था यार। जिंदगी में पहली बार खुद से किसी लड़के के साथ कुछ करने की कोशिश की, अपनी वर्जिनिटी देने की कोशिश की, पर वह तो निकला शरीफ, मुझे धक्का देकर भाग गया। वीरा की बात सुनकर रिद्धि ने कहा, अरे यार, वह तो मुझे कह रहा था कि मैं उसकी इज्जत लूट रही हूँ, वह भी मुझे धोखा देकर भाग गया, वरना सच में उस दिन मेरा दिल तो कर रहा था कि उसकी सच में इज्जत लूट लूं। कितना क्यूट था यार वह, रिद्धि ने आदित्य को याद करते हुए कहा। तभी सिद्धि ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मेरा वाला तो क्या था यार, उसके साथ किस करके मुझे कितना मजा आया। पहली बार मैंने किस किस की, वो भी इतने हैंडसम लड़के को। तुम लोगों को पता है एक पल के लिए वह भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो गया था, पर जैसे ही उसे याद आया उसने मुझे धक्का दिया और वह भी भाग गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिला कर हंसने लगी। तभी उन्हें किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई, तुम तीनों ये बेशर्मी भरी बातें करना कब छोड़ोगी? तीनों ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो साक्षी गुस्से से दरवाजे पर खड़ी होकर उन तीनों को भी घूर रही थी। तीनों ने अपना चेहरा छोटे बच्चों की तरह बनाकर एक साथ कहा, छुप के बात सुनना बैड मैनर्स होते हैं दीदी। साक्षी ने तीनों को घूरते हुए कहा, और तुम तीनों जो यह बातें कर रही हो यह अच्छी बात है। रिद्धि ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, दीदी अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। साक्षी ने मुस्कुराते हुए रिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम बड़ी हो गई हो चाची से कहकर तुम्हारे लिए
रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा होने के बाद शादी करनी पड़ती है ना। साक्षी की बात सुनकर रिद्धि ने मुंह बनाकर कहा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। साक्षी ने कहा, पर हमें तो तुझे यहाँ से भेजना है ना, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं चाची से कह दूंगी तेरे लिए रिश्ता तू ढूंढ ले। रिद्धि ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी जरूरत नहीं है दीदी, मैंने अपने लिए ढूंढ लिया है, बहुत हैंडसम है। इतना सोचकर रिद्धि आदित्य को याद करने लगी। उसके चेहरे पर आदित्य को याद करते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।